हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के कल्चर की जैसे इंडिया में भी आजकल युवाओं में अर्ली रिटायरमेंट का बड़ा क्रेज़ चला है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी रिटायर हो जाना और ज़िंदगी के मज़े लेने हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग अगर आप नहीं करते हैं, तो जो आप ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं, ज़िंदगी आपके मज़े ले लेती है। यानी अगर आपने अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं की है, तो आप अगर समय से पहले अपनी इनकम बंद कर देते हैं और रिटायर हो जाते हैं, तो आपको भविष्य में बहुत सारे फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं उनको झेलने पड़ते हैं, और आपका जो बोलते हैं ना कि जो आपका ओल्ड एज है वो ख़राब हो जाता है पूरी तरह से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और स्पेशली जो 25-30 साल के जो यंगस्टर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को, एक छोटी सी वीडियो है, इसको ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आप इसमें से अगर एक भी पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो वेल्थ क्रिएशन के गोल्डन रूल्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैसे आप खुद अपने आप को अमीर बना सकते हैं। और एक मिडिल क्लास पर्सन का हमेशा ये सपना होता है कि वो भी अपने आप को अमीरों की लिस्ट में देखें। तो अर्ली रिटायरमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपनी वेरी फर्स्ट जॉब, जब आप जिंदगी में पहला कदम रखते हैं नौकरी में, वहीं से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। तो चलिए इसके कुछ रणनीति है जिनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको उठाना है हमेशा, वो ये याद रखना है कि आपको, देखिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बताएगा। यानी आपने कितना पैसा इकट्ठा किया, आपके पास कितना फंड है, आपने टोटल मिला के कितना इन्वेस्टमेंट और कितनी सेविंग की है। अगर आप किसी भी वक्त आपको ऐसा लगे, आपको लगता है मेरे को 45 साल की उम्र में कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तो आप ये देखिए कि जो आपका सालाना खर्चा है, एनुअल एक्सपेंसेस है, उसका आपके पास कम से कम भी 25 से 30% फंड आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास 25 से 30% फंड मौजूद है, तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं और आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि आपके पास 6 से 7 लाख रुपए का एनुअल एक्सपेंसेस है, तो आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, जो फंड है, वो आपका लगभग 1.25 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अगर आप 25 से 30% आपके पास फंड अवेलेबल है, तो आपको उस वक्त जब आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपको रिटायर होना है या नहीं होना है, आप वो डिसीजन कंफर्टेबली ले सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, जो आपका एनुअल एक्सपेंस है उसका 25 to 30 टाइम्स आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको रिटायर होना है। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। कई सारे लोग क्या करते हैं, जितना कमाते हैं पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरी तरह से 100% रिस्क में काम करते हैं। तो देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के साथ करना चाहिए। यानी आपको अपने पैसे को बांटना चाहिए। आपका कुछ पैसा डेफिनेटली इक्विटी फंड में होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में आपको पीपीएफ, आपको एफडीआर, देखिए पीपीएफ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है जब आप रिटायर होते हैं, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी देता है एज वेल एज टैक्स बेनिफिट भी देगा। एफडीआर, एफडीज में इन्वेस्ट करिए। एफडीज ऐसी चीज है जिनके ऊपर आज की तारीख में किसी भी तरीके की कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो जब आपको किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी कंडीशंस बनती है, तब वो आपको काम में आ सकता है। और ज्यादातर लोग जब वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो प्रॉपर्टी भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कि अगर आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी परचेज कर ली और अगर अगर आपने अपनी रेंट की इनकम शुरू कर दी, तो ये आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कमा के देने वाली चीज है। तो बेसिकली इक्विटी फंड डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका डाइवर्सिफिकेशन दूसरी तरीके के एसेट्स में भी होना चाहिए, जो देर आर सम एग्जांपल्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अच्छा, पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा या फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मिलेगी। इस पर भी आपको इंटरेस्ट की इनकम होगी, जो आपको एक तरह से रेगुलर इनकम आपकी जनरेट करेगी। एफडीज पर भी आपको ब्याज की इनकम होगी, रेंटल प्रॉपर्टी पर आपको रेंट की इनकम होगी। अगर आपके पास इक्विटी फंड्स है तो आपको डिविडेंड की इनकम होगी, और आप समय समय पर कैपिटल गेन भी अर्न कर सकते हैं। तो ये सारे आपके बेसिकली एक अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तो हर व्यक्ति के पास आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज
देखिए लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है और हमारी हेल्थ का भी कोई भरोसा नहीं है, और किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में जहां पर आपको अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ गया, तो आपका जो पैसा जो आपने इकट्ठा किया और आपने जो बरसों से बचत की है वो आपकी खत्म हो सकती है। इसलिए आपके पास कोई अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी कवरेज दे, और आपके आपकी जो ओपीडी एक्सपेंसेस है उनके ऊपर भी आपको कवरेज मिले। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। उसके अलावा हमेशा हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए आजकल का जो लाइफ स्टाइल है यंगस्टर का और सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी ये चाहता है कि मैं भी अच्छा दिखूं, मेरे पास भी दूसरों की तरह मोटरसाइकिल्स हो, मेरे पास भी कार हो, मेरे पास भी मोबाइल फोन हो, और मेरे पास भी अच्छे अच्छे कपड़े हो। लेकिन देखिए आज की तारीख में यही कला है कि आप कितना पैसा अपना बचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं और अगर आपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं, तो आपके पास भविष्य के लिए बेसिकली अच्छा जीवन जीने के लिए या फ्यूचर के लिए आपके पास एक अच्छा फंड अवेलेबल हो जाएगा। बोलते हैं ना रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे इकट्ठा करोगे, ऐसे ही तो इकट्ठा करोगे जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे। तो अपने खर्चों को कंट्रोल करना, ओके, ये भी आपकी रणनीति में आपको रखना है। अच्छा, कुछ वेल्थ क्रिएशन के थंब रूल है जिन पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर हम किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करें। तो इसका एक थंब रूल ये होता है कि आपको आपकी जो एज है उसको 100 में से माइनस करना है। लेट सपोज मेरी एज 30 है, तो अगर मैं 100 में से 30 को माइनस करता हूं तो 70 आता है। यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और भविष्य में एक अच्छी वेल्थ बनानी है, तो आपको 100 माइनस एज वाला फॉर्मूले पर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पहला थंब रूल है। दूसरे थंब रूल पर बात करते हैं कि हमेशा लाइफ में 50-30-20 वाले रूल पर काम करिए। यानी आप अपना टोटल मंथली इनकम का या जो आपकी इनकम है उसका 50% पैसा आप अपनी नेसेसिटी पे खर्च करिए, आपकी जरूरतों पे खर्च करिए, आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ में जो जरूरी चीजें हैं आपको उस पर खर्च करिए। 30% पैसा आपको लग्जरी पर खर्च करना चाहिए, जो हम लोग आज की तारीख में 100% खर्च कर लेते हैं बेसिकली। तो 30% पैसा हमें लग्जरी पे भी खर्च करना चाहिए और शौकियाना चीजों पे खर्च करना चाहिए, और 20% पैसा अपने को सेविंग करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में एक अच्छा फंड इकट्ठा करने में। मतलब सीधी सी बात है कि अगर 100 रुपए में कमा रहा हूं तो मुझे 20 रुपए एनी हाउ बचत करनी है, इसको मुझे किसी भी हालत में नहीं खर्च करना है। अब ये जो 20 रुपए मुझे बचत करनी है यानी 20% जो सेविंग करनी है, याद रखिएगा ये फर्स्ट वीक रूल वाले में आना चाहिए। यानी आपको किसी भी महीने में अपनी जो बचत है 100 में से 20 बचाना है, ये पहले ही पहले वीक में कर लेना है। यानी 20% इन्वेस्टमेंट कर लेना आपको फर्स्ट वीक में, याद रखिएगा। क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि यार मैं लास्ट में करूंगा, तो लास्ट तक पैसा बचता नहीं है और जब खर्चा हो जाता है तो फिर आप उस महीने बचत नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बचत हमेशा सबसे पहले रखिए। देखिए सीधी सी बात है, ये मैंने अभी 50-30-20 का रेशियो बताया, तो 20 को सबसे पहले रखिए प्रायोरिटी में, उसके बाद आप अपने 50 पर प्रायोरिटी सेट करिए और फिर 30% पे प्रायोरिटी सेट करिए। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट वीक रूल अपनाइए, महीने के पहले वीक में ही अपनी बचत कर लीजिए 20% की। अगला जो थंब रूल है वो है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, आज की तारीख में मैंने कई लोगों को सुना है कि उनका सैलरी 2 लाख रुपए है, लेकिन उनका 2 लाख रुपए में से लगभग 1,70,000 1,80,000 रुपए वो ऑलमोस्ट ईएमआई में जाता है। तो देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, अपना इनकम का 40% से ज्यादा का ईएमआई नहीं होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो मुझे जो रिस्क रखनी है वो सिर्फ 40,000 की रखनी है। यानी 40,000 रुपए अगर ईएमआई जा रही है दैट्स ओके, लेकिन अगर इससे ज्यादा ईएमआई जा रही है, क्योंकि सपने ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा लाओगे कहां से, बैंक से लाओगे, बैंक आपको ब्याज पर वो पैसा देगी। तो अगर आपका ईएमआई ज्यादा है और आपका इनकम का एक मैक्सिमम हिस्सा ईएमआई में जा रहा है, तो दिस इज डेंजरस पोजीशन कि आप वहां पर नहीं बचा पाओगे। तो इसीलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, इनकम का 40% से ज्यादा का ईएमआई किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और अगर अगला थंब रूल जो कि लास्ट रूल है उस पर बात करें, तो कभी भी हमें अपना जो मंथली इनकम होता है उसका 6 टाइम्स यानी 6 गुना इमरजेंसी फंड के लिए भी इकट्ठा करके रखना है। लेट सपोज मेरा मंथली इनकम अगर 50,000 रुपए है, तो मेरे पास
3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के एनी टाइम होने चाहिए, क्योंकि ये पैसा अगर आपके पास है तो अगर कोई अनहोनी होती है तो उसमें आप आर्थिक तंगी में ना आ जाए, आपको लोगों से पैसा नहीं मांगना पड़ जाए और आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लोगों से नहीं लेना पड़ जाए, तो उसके लिए आपके पास कम से कम अपनी मंथली इनकम का 6 टाइम्स इमरजेंसी फंड भी मैनेज करके चलना है। इट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। ओके, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, जिसे आप इमीडिएटली अगर आपको जरूरत पड़े किसी इमरजेंसी में तो आप उसको निकाल पाए। तो ये कुछ ऐसे थंब रूल है जो आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। और ये थी एक छोटी सी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। अगर आपने इनमें से एक भी रूल को अपनाया लाइफ में तो डेफिनेटली आपका लाइफ आसान हो सकता है। थैंक यू सो मच।